नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए हिस्ट्री की लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हिस्ट्री की यह आज 16वीं क्लास है। हमने एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, एकदम नया टॉपिक, जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा इसका यह पार्ट 2 है। आज यह आपका जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा मराठा साम्राज्य का। तो अभी तक आपने पिछले लेक्चर हमारे हिस्ट्री के जितने भी मैंने लिए हुए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है पीईटी 2022 हिस्ट्री की क्लास की। जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जितने भी वीडियो मैंने हिस्ट्री के बनाए हैं पीईटी 2022 के लिए वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 2 है मराठा साम्राज्य का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे सरदेशमुखी से रिलेटेड प्रश्न आपका पहला वाला है। और सरदेशमुखी की जो वसूली है शिवाजी के इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। सरदेशमुख का मतलब प्रधान मुखिया हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सरदेशमुखी जो है राजस्व का कितना प्रतिशत होता था जो वसूल किया जाता था। तो सरदेशमुख जो है यह कुल राजस्व का 10% होता था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल राजस्व का 10% जो है सरदेशमुख के रूप में प्राप्त किया जाता था मराठा साम्राज्य के द्वारा, मेनली शिवाजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, सरदेशमुख के बारे में। सरदेशमुख का मतलब होता है यहाँ पे प्रधान मुखिया से। तो प्रधान मुखिया होने के नाते जो शिवाजी थे वे अपने क्षेत्र, यानी कि जो इनके विजित क्षेत्र थे, जो जीते गए एरियाज थे, उनसे वे कुल राजस्व का 10% वसूला करते थे सरदेशमुख के नाते। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुल राजस्व का 10% जो है सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त किया जाता था उस समय शिवाजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी। तो मराठा काल में जो है अस्थाई यानी कि परमानेंट जो आपकी घुड़सवार सेना होती थी और जो नॉन परमानेंट यानी कि अस्थाई घुड़सवार सेना होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था। तो परमानेंट वाली घुड़सवार सेना को पागा या बरगीर कहा जाता था और अस्थाई घुड़सवार सेना को सिलहदार कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, अस्थाई घुड़सवार सेना हो जाएगी पागा या बरगीर और घुड़सवार जो अस्थाई सेना थी उसको सिलहदार कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन जो है कितने घुड़सवार हुआ करते थे। एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार हुआ करते थे। तो एक हवलदार के अधीन जो है 25 घुड़सवार हुआ करते थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठा कालीन जो पैदल सेना थी उसमें एक नायक के अधीन जो है कितने पैदल सैनिक हुआ करते थे। बहुत ही ज़्यादा ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन जो है कितने पायक या पैदल सैनिक हुआ करते थे। तो टोटल आपके 9 पैदल सैनिक हुआ करते थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। तो आपको बताना है कि शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था। तो कोलाबा में यह स्थापित था शिवाजी का नौसैनिक बेड़ा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोलाबा में। किसके द्वारा जो है प्रतिनिधि पद का सृजन किया गया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके द्वारा जो है प्रतिनिधि पद का सृजन किया गया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था। तो राजा राम के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना था। शिवाजी की मृत्यु के बाद दूसरा छत्रपति कौन बना और दूसरा पेशवा कौन बना, आपसे पूछा जा रहा है।
तो दूसरा छत्रपति कौन बनते हैं? तो संभाजी बनते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संभाजी जो है दूसरे छत्रपति बनते हैं। संभाजी इस प्रकार से लिखाएगा आपका, संभाजी आपके दूसरे छत्रपति बनते हैं। और कवि कलश जो है पेशवा बनते हैं दूसरे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संभाजी आपके दूसरे हो जाएंगे छत्रपति और दूसरे पेशवा हो जाएंगे कवि कलश। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और संभाजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो संभाजी का जो कार्यकाल था यह 1680 से लेके 1679 ईस्वी तक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ छत्रपति दिए गए हैं और एक तरफ उनका शासन काल दिया गया है, उनका समय और शासन करने का समय दिया गया है। तो आपको इसको सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो संभाजी का शासन काल कब से कब तक था? तो 1680 से लेके 1689 तक था, यानी कि ए का आपका 1 हो जाएगा। राजा राम का शासन काल कब से कब तक था? तो 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक था, यानी कि 1700 ईस्वी तक था, यानी कि ऑप्शन बी का आपका 2 हो जाएगा। ताराबाई का शासन कब से कब तक था? तो 1700 से लेके सी का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आमने सामने दिया गया 1700 से लेके 1708 तक हो जाएगा। फिर शाहू प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1707 से लेके 1749 तक था, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला का हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि सभी आमने सामने ही दिए गए हैं। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो सभी आमने सामने दिए गए हैं। तो इनका शासनकाल एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है? तो साहू, जो मराठा शासक थे साहू, इनके शासनकाल को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, साहू। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साहू आपका राइट आंसर है। तथा साहू जब आपका मराठा छत्रपति थे तो उस समय इनके शासनकाल में पेशवा कौन बनता है? तो साहू के शासनकाल में जो है पेशवा कौन बनता है? तो बालाजी विश्वनाथ। इसके बारे में आपको याद रखना है। साहू ने जो है 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की जो स्थापना है किस पेशवा के समय हुई थी? तो बालाजी बाजीराव। आप याद कर लीजिएगा, बालाजी बाजीराव के समय जो है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालाजी विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ के समय जो है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना की गई थी। तथा ये जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे ये कब से कब तक पेशवा रहते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक पेशवा रहते हैं। तो इनका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक जो है ये पेशवा रहते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ थे और इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनको जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा बनाए जाते हैं तो पेशवा का जो पद था अब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आप याद देखिएगा, जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को साहू के द्वारा पेशवा नियुक्त किया जाता है तो जो बालाजी विश्वनाथ थे इनके टाइम पीरियड में जो पेशवा का पद था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और जो मराठा शासक हुआ करते थे वे जो है नाम मात्र के ही शासक बनकर रह गए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मराठा शासक थे ये जो है आपके बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनते ही ये बस नाम मात्र के शासक रह गए तथा सबसे पावरफुल पद अब बन गया था बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवाओं का। तो पेशवा जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे इनके टेन्योर में, इनके शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं का साथ दिया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फर्रुखसियर उस समय जो और लेटर मुगल एरा का शासक हुआ करता था, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था
फर्रुखसियत, उसको गद्दी से हटाने के लिए जो है बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ भी दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बालाजी विश्वनाथ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताराबाई जो है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो मैंने आपको भी बताया था, शाहू प्रथम। शाहू के शासनकाल में जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा बनाया जाता है, तो उसी समय जो पेशवा का पद था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पेशवा जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनते ही। और उसी समय जो मराठा छत्रपति हुआ करते थे वे बस नाम मात्र के शासक ही रह गए। तो शाहू का वह टाइम पीरियड था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। शाहू उस समय मराठा शासक हुआ करता था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि शाहू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो आप याद कर लीजिएगा, लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का जो अवतार है यह किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। आप याद कर लीजिएगा, बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। आप इसे याद कर लीजिएगा। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है अगला पेशवा कौन बनता है? तो बाजीराव प्रथम बनता है। आप याद कर लीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ के बाद जो अगला पेशवा है किसे बनाया जाता है? बाजीराव प्रथम को बनाया जाता है। बाजीराव प्रथम कब से कब तक पेशवा रहते हैं? तो 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक, 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक जो है बाजीराव प्रथम जो है पेशवा रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो है ये पेशवा बनते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे एग्जाम में इनके बारे में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो जो भी प्रश्न इनसे बन सकता है आगे के MCQs में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। पालखेड़ा का जो युद्ध था बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ामुल मुल्क, उनके बीच हुआ था। तो पालखेड़ा का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। तो पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, मार्च 1728। मार्च 1728 में जो है पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क के मध्य यह पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। तथा इस पालखेड़ा के युद्ध में जो हैदराबाद का निज़ाम था उसकी बुरी तरह से हार हो जाती है। और हारने के बाद जो बाजीराव द्वितीय थे, इन्होंने निज़ाम के साथ एक संधि की थी। उस संधि का नाम था मुंशी शिवगांव की संधि। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। मुंशी शिवगांव की जो संधि है बाजीराव प्रथम ने किसके साथ की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो बाजीराव प्रथम थे ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा भी थे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहले पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और दिल्ली पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली पर कौन बैठा था? कौन मुगल शासक बैठा हुआ था? तो मोहम्मद शाह जो है उस समय दिल्ली पर राज कर रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट और बैसिन के द्वीपों को छीन लिया था? साल्सेट और बैसिन के द्वीपों को किसने छीन लिया था पुर्तगालियों से? तो बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो मैंने आपको अभी बताया है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1737 ईस्वी में किया था। उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो मुगल शासक उस समय जो मोहम्मद शाह था वह दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम ने
दिल्ली पर आक्रमण किया था और मोहम्मद शाह को मजबूर किया था मालवा की सूबेदारी पेशवाओं के नाम करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, किस के शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया। तो किसके शासनकाल में मराठा शक्ति सबसे चरम पर पहुंची थी और इसके साथ ही मराठा शक्ति का जो पतन है वह आरंभ भी हो गया था? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। आप याद कर लीजिएगा, बालाजी बाजीराव के समय में जो मराठा शक्ति थी वह अपने चरम पर पहुंच गई थी और इसके साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? पंजाब विजय जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रघुनाथ राव के द्वारा। किसने जो है, रघुनाथ राव के द्वारा जो है, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही जगह, रघुनाथ राव के द्वारा जो है पंजाब विजय किया गया था। कब किया गया था? 1758-59 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रघुनाथ राव, आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कौन दो सैन्य सरदार थे जो मारे गए थे? तो विश्वास राव और सदाशिव राव। आप याद कर लीजिएगा, विश्वास राव और सदाशिव राव, आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका ये वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था यह बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके मध्य? तो मराठों के मध्य। मराठा का उस समय सरदार कौन हुआ करता था, पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जो है मराठों की बुरी तरह से हार हो जाती है। और इस हार के चलते ही जो बालाजी बाजीराव थे, उसमें पेशवा थे, उनको काफ़ी ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचता है और इस सदमे के कारण जो है बालाजी बाजीराव की मृत्यु भी हो जाती है। तथा इस पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठों की सेना का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? तो सदाशिव राव के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है गुरिल्ला युद्ध का जो है संचालन किया गया था शिवाजी की मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावली भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसको जो है मैकियावली भी कहा जाता है, मराठों का मैकियावली? तो आप याद कर लीजिएगा, जो मराठा पेशवा थे इनका नाम था नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस को जो है मैकियावेली यानी कि मराठों का मैकियावेली भी कहा जाता है। तथा इनको मराठों का मैकियावेली किसने कहा था? तो आप याद कर लीजिएगा, मराठों का इतिहास लिखने वाले जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है ग्रांट डफ ने जो है मराठों का मैकियावेली कहा था नाना फडणवीस को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम था महदाजी सिंधिया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महदाजी सिंधिया के द्वारा यह कारनामा किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही जाएगा। 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को जो है पुनर्स्थापित किया गया था महादाजी सिंधिया के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा किसको कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधव राव नारायण को कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा,
माधवराव नारायण को जो है अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका माधवराव नारायण वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसके शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो अंतिम महान पेशवा वाला आंसर था इसको यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे माधवराव सिर्फ होगा, और माधवराव प्रथम जो है इसको अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे सही होगा, तो इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। माधवराव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो माधवराव प्रथम था ना, इसी को जो है अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध था प्रारंभ हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक चला था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो किसके शासनकाल में यह शुरू हुआ था? तो यह जो है किसके शासनकाल में शुरू हुआ था आपको बताना है। माधवराव नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। माधवराव नारायण के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। माधवराव नारायण के शासन काल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक यह चला था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो आपका जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसके समय मराठा पेशवा कौन था? तो इसके समय जो है मराठा पेशवा कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय जो है इस समय मराठा पेशवा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? तो आपका जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था यह 1803 से लेके 1806 तक चला था आपका द्वितीय वाला आंग्ल मराठा युद्ध, और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था यह 1817 से लेके 1818 तक चला था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इस समय जो है मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको संधि का नाम दिया गया है और एक तरफ उनका वर्ष दिया गया है। ये सभी जो संधियां हैं ना आपकी आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड हैं। तो इन संधियों के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो सूरत की संधि आपकी कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1775 में आपकी सूरत की संधि हुई थी, यानी कि ए का आपका 1 हो जाएगा। तथा इसी सूरत की संधि के साथ ही आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था। आप याद कर लीजिएगा, यह जो सूरत की संधि थी ना, यह रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, और इसी संधि के बाद ही आपका जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह स्टार्ट हो गया था। इसके बाद पुरंदर की संधि कब होती है? तो पुरंदर की जो संधि थी यह आपकी होती है 1776 ईस्वी में, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद बड़ा गांव की संधि कब होती है? बड़ा गांव की संधि आपकी 1779 में होती है, यानी कि सी का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद साल बाई की संधि आपकी कब होती है? तो 1782 में होती है, यानी कि आपका डी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सभी जो आपकी चारों संधियां हैं ना, ये आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से ही जुड़ी हुई हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ये जो चारों संधियां हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो बस इनका वर्ष आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो मराठों का शासनकाल है ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से बड़ा हुआ है। क्योंकि इतने पेशवा आए, उसके बाद कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं, इसमें इतनी सारी संधियां होती हैं, इतने सारे
आपको संधियां देखने को मिलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये सिर्फ जितना मैं आपको बताते चल रहा हूँ उतना ही आप बस याद कर लीजिएगा। संधि और संधि का वर्ष बस आप याद कर लीजिएगा। इसमें अंदर डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना अंदर आप जाएंगे उतना आप कन्फ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया एग्जाम बड़े एग्जाम नहीं देने हैं। या तो अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है या फिर पीसीएस का एग्जाम देना होता तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात कर लेते, लेकिन पीईटी के परीक्षा में इतनी डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो सिर्फ संधि का वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संधि का वर्ष सिर्फ आप जान लीजिए। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779 और सालबाई की संधि आपकी 1782। ये चारों संधियाँ किस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है आपकी जो है ये चारों संधियाँ। तथा इनमें से आपकी जो सालबाई की संधि है ना, इसी सालबाई की संधि से ही जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एक तरफ संधि दी गई है और एक तरफ उनका वर्ष दिया गया है, तो इसको भी आपको सम्मिलित करना है। तो देवगांव की संधि कब हुई थी? तो देवगांव की संधि आपकी हुई थी 1803 में, आप याद कर लीजिएगा, यानी कि एक आपका 1 हो जाएगा। सुरजी अर्जन गांव की संधि आपकी हुई थी 1803 में, यानी कि बी का आपका हो जाएगा और 2 हो जाएगा। राजपुर घाट की संधि आपकी हुई थी 1805 में, यानी कि सी का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका आमने सामने दिया गया है। तथा ये जो आपकी तीनों संधियां हैं ये आपकी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड हैं। जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था यह 1803 से 1806 ईस्वी तक चला था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आपका जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वह 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। वहीं आपका जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था 1817 से 1818 ईस्वी तक चला था। तो ये जो तीनों आपकी संधियां हैं ये आपकी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसमें से आपकी जो देवगांव की संधि थी जो 1803 में हुई थी, यह भोंसले और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसके बाद सुरजी अर्जन गांव की जो संधि थी 1803 वाली, ये सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और इसके बाद राजपुर घाट की जो संधि थी वह होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान जो है सबसे अंतिम संधि कौन सी हुई थी? तो सबसे अंतिम संधि इसमें से कौन सी हुई थी? तो सबसे जो अंतिम संधि थी इसमें से कौन सी हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मंदसौर की संधि थी यह सबसे लास्ट में हुई थी। मंदसौर की जो संधि थी 1818 में होती है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था आपका 1717 से लेके जो 1818 तक चला था ये आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें जो सबसे लास्ट वाली संधि थी वो होती है मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ी कौन कौन सी संधियां हैं आप याद कर लीजिएगा। पहली संधि थी आपकी ग्वालियर की संधि जो 1817 में होती है सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। फिर आपकी पूना की संधि होती है 1817 में पेशवा और अंग्रेजों के मध्य। और सबसे लास्ट में आपकी होती है मंदसौर की संधि जो 1818 में होती है होलकर और अंग्रेजों के मध्य। तथा ये जो तीनों संधियां मैंने आपको अभी बताई हैं ये आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था आपसे पूछा जा रहा है। तो मराठा सचिवालय कहलाता था फाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठा सचिवालय आपका फाद कहलाता था। किस मराठा सरदार ने जो है सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो सेना का जो गठन है यूरोपीय ढंग से किसके द्वारा किया गया था? तो महादजी सिंधिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसने कहा कि मराठों का जो उदय है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? मराठों का उदय जो है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था ग्रांट डफ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो ग्रांट डफ है ना, इसको जो है मराठों का इतिहासकार कहता है, इसके द्वारा जो है मराठों का इतिहास लिखा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा। तथा ग्रांट डफ ने कहा था कि जो मराठा थे इनका युद्ध है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा ग्रांट डफ ने ही नाना फडणवीस को कहा था मराठों का मैकियावली, तो आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे राज्य क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पे उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो इनको आइए सम्मिलित कर लेते हैं। तो बड़ौदा का जो राज्य क्षेत्र था ये और उनके संस्थापक थे गायकवाड़, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इंदौर के होलकर थे, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा।
नागपुर के भोसले थे यानी कि सी का आपका 3 हो जाएगा। ग्वालियर के सिंधिया हो जाएंगे यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा। तो सभी आपके आमने सामने दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, पेशवाई को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो पेशवाई को जो है 1818 में समाप्त कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1818 में जो है पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा 1818 में। तो इस तरह से यह लास्ट प्रश्न था मराठा साम्राज्य के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो इस तरह से आज का जो मराठा साम्राज्य का टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल हम एक नया टॉपिक हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक